नमस्कार। तीसरा सप्तक अज्ञे जी की संपादन परंपरा का एक महत्वपूर्ण कदम है। तीसरा सप्तक में जितने रचनाकार शामिल हैं वे नई कविता और साठोत्तरी पीढ़ी की कविताओं के प्रतिनिधि कवियों में से आते हैं। इनमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हैं, कीर्ति चौधरी हैं, मदन वात्स्यायन हैं, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि सब मिलाकर के 4 3 7 लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो पहला नाम आता है प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी का। एक एक करके हम सबका परिचय देंगे। प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी के विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सन 1919 में। हाई स्कूल तक उनकी शिक्षा हुई इलाहाबाद में, फिर 4 वर्ष का व्यवधान हुआ। उसके बाद फिर अंग्रेजी से उन्होंने एमए किया कानपुर से। उसके बाद 3.5 साल तक टीकमगढ़ यानी झांसी में सर्वे विभाग में 7.5 रुपये मासिक पर काम किया। फिर वहीं वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद में क्लर्क की नौकरी की। कहते हैं कि एमए की तैयारी करते हुए पूरे समय और उसके बाद 4 वर्ष तक जो उनका चौथाई समय था वो जाता था दैनिक प्रताप के संपादकीय विभाग में काम करते हुए। इन 4 सालों में यानी 1946 से 1950 के बीच में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में अंग्रेजी का अध्यापन भी किया। सन 1950 से भारत सरकार के सूचना मंत्रालय के हिंदी विभाग में संपादक भी रहे। कहते हैं रामायण, गीता, उपनिषद इत्यादि पर धुआंधार भाषण देने में समर्थ थे। रामायण के कई पारायण कर चुके थे। स्मरण शक्ति थोड़ा खराब है। उन्होंने स्वयं कहा मित्रों के नाम तक याद नहीं रहते, लेकिन उनको अपनी सब कविताएं कंठस्थ रहती हैं। उनके विषय में कहा जाता है, स्वयं उन्होंने भी लिखा है कि आरंभ से ही उनके 2 कार्य खास करके रुचि कर रहे हैं। एक तो दूर दूर तक की यात्रा, विशेषतः पहाड़ों में। दूसरे होड़ बदना, होड़ा होड़ी यानी कंपटीशन, स्पर्धा। होड़ा होड़ी में एक बार जेठ की दोपहरी में गंगा की रेती पर नंगे पांव 2 मील चले। एक अन्य अवसर पर 32 रोटियां गटक गए यानी हजम कर गए। यूं पिछले 16 वर्ष से एक आहारी है। तीरंदाजी, तैराकी और पैदल पर्यटन में भी रुचि रही। तैरने पैदल चलने का अच्छा अभ्यास रहा, लेकिन तीरंदाजी आगे चल करके छूट गई। उन्होंने स्वयं कहा तीर सभी खो गए हैं और कमान टूट चुकी है। तो ये उनके जीवन के विषय में थोड़ा मैंने बताया जो उसी पुस्तक में दिया हुआ है। स्वयं उन्होंने अपनी कविता के विषय में कुछ बातें कही हैं, इससे भी अवगत होना बहुत जरूरी है। जो वक्तव्य नामक शीर्षक से तीसरा सप्तक पुस्तक में दिया हुआ है। कहते अपनी कविताओं के विषय में कुछ कह सकना कम से कम मेरे लिए आसान नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं अपनी कविताओं को अभी कविताएं नहीं मानता, अभ्यास ही मानता हूं। उनमें अनुभूति और चिंतन की सच्चाई तो है, पर अभिव्यक्ति की वह पूर्णता नहीं है जो मुझे संतोष दे सके, आपको दे सके। तो इसे अपनी सफलता नहीं बल्कि आपकी उदारता मानूंगा। देखिए, यह भी रचनाकार की विशिष्टता है, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा हुआ है। इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है, कविता के क्षेत्र में मैं एक अन्वेषी ही हूं। इस अन्वेषण की यात्रा का एक लंबा इतिहास है ना। 13 वर्ष की आयु में मैंने पहली कविता लिखी थी, जिसकी अंतिम 2 पंक्तियां इस प्रकार थीं। करता गान कला का जिसकी भारत भू का प्रति आवास, करता गान कला का जिसकी भारत भू का प्रति इतिहास, भारत हृदय भक्त चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास, गोस्वामी श्री तुलसीदास। तो रूढ़ि और परंपरा के वातावरण में राम भक्त वैष्णव परिवार में जन्म लेकर और पल करके मैं कुछ लिख कैसे सकता था और कुछ कैसे लिख सकता था। काव्य विषयक मेरे आरंभिक विचार रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ब्रज माधुरी सार के निरंतर अध्ययन से बने। फिर हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, निराला, पंत प्रसाद, महादेवी वर्मा को पढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी
नवीन, दिनकर, नरेंद्र शर्मा और अज्ञेय, ये सभी मुझे समय समय पर प्रिय लगे हैं। सन 1950 तक मैंने जो कुछ लिखा, मेरे विषय में मेरे कृपालु मित्र ये सोचते रहे हैं कि मैं जब भी कलम उठाता हूं तो धुआंधार लिखता हूं, पर मैंने अब तक बहुत कम लिखा है। और जैसा कि ऊपर निवेदन कर चुका हूं, पर मैंने असंतोषप्रद तो कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, जो कुछ भी लिखा वह इन्हीं अंग्रेजों की देन है और ऐसा मानता हूं और सभी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक प्रणत हूं। परंतु 1950 से 1954 के आरंभ तक मैं कविता की एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। इसका कारण भी यह था कि मेरे मन का वही असंतोष जिसकी चर्चा मैं आरंभ में कर चुका। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका कथ्य तो मेरा है, पर अभिव्यक्ति मेरी नहीं है, पराई है। मुझे लगा कि जिस माध्यम से अर्थात छंद के बंध, प्रास के रजत पाश के द्वारा मैं अपने को अनुभूत कहना चाह रहा हूं, वह नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उस वैयक्तिक संक्रांति काल में अपने आप से कई बार प्रश्न किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम छंद, तुक और अलंकार की सिद्धि के श्रम से भयभीत होकर परंपरा से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? पर हर बार मुझे अपने भीतर से उत्तर मिला, नहीं नहीं नहीं। गुरुजनों ने मुझे कई बार सत परामर्श दिया। क्या? भावनाओं को संयत, सुंदर और प्रेषणीय बनाने के लिए परंपरागत छंदों, तुकों और अलंकार आदि की अनिवार्य आवश्यकता होती है। मैंने एकांत में इस परामर्श पर खूब सोच विचार किया, पर मेरा मन इसे अनिवार्य आवश्यकता के रूप में नहीं स्वीकार कर सका। अंततः मैंने मुक्त छंद को अपनाया और अब मैं अधिकांशतः उसी के द्वारा अपने आप को व्यक्त करने का प्रयत्न करता रहा हूं। अधिकांशतः इसलिए कि कभी अभ्यास के लिए और कभी मित्रों को चमत्कृत करने के लिए अब भी यदा कदा परंपरागत छंदों में कुछ न कुछ लिखता रहा। परंतु मुक्त छंद के विषय में मेरी अपनी कुछ धारणाएं हैं। एक पाश्चात्य कवि, शायद D.H. लॉरेंस, ने मुक्त छंद के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि मुक्त छंदमयी प्रत्येक कविता अपने आप में पूर्ण एक इकाई होती है। वह भावानुकूल शब्द संयोजन का एक सुचिंतित और अनुशासित प्रयास होता है, ऐसा प्रयास जो अराजकता नहीं बल्कि उच्च कोटि का अभिव्यक्ति संयम है। ऐसा संयम जो परंपरा से भिन्न होते हुए भी उससे संयुक्त है, क्योंकि नया है और मौलिक है, क्योंकि वह वर्तमान के क्षण की गहनतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है और कोई भी क्षण समय की अनवरत धारा से विच्छिन्न नहीं है। विभिन्न भले ही हो, बल्कि विभिन्न तो होगा ही। ऐसे मुक्त छंद की अधिकांश कविताओं में मैंने लय के समावेश और निर्वाह का विशेष ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि गद्य कविता नहीं है, गद्य ही है। देखिए, कमाल की बात है, ध्यान दीजिएगा, इस पर लोग ध्यान नहीं देते, बहाना करते हैं। हमारे वेद कहते हैं आख्यादनतीत छंद, आह्लादित छंद, जो आह्लादित करे। तो मुक्त छंद और छंद मुक्त दोनों अलग अलग है। गद्य तो गद्य ही है। अगर कविता कह रहे हैं तो उसमें छंद जरूरी है, भले मुक्त हो, है ना, यानी शर्तबद्ध न हो लेकिन छंद हो। तो कहते हैं कि मैं, हाँ, कविता में चाहे वह आज की ही हो, चाहे आगामी कल की, यदि लय नहीं है, यदि तंत्र कौशल नहीं है, यदि वह कथन मात्र है, न कि रचना, तो उसे मैं कविता नहीं कहूंगा। मैं अज्ञेय जी की इस स्थापना से पूर्ण सहमत हूं। आजकल की कविता बोलचाल की अन्वित मांगती है, पर गद्य की लय नहीं मांगती। तुक ताल का बंधन उसने अनात्यंतिक मान लिया है, पर लय को वह उक्ति का अभिन्न अंग मानती है। बाह्य अनुशासन को है नहीं, तो गौण मान लेने पर आंतरिक अनुशासन को वह अधिक महत्व देती है। इस दृष्टि से देखने पर मुझे लगता है कि नई कविता के नाम पर आज जो कुछ लिखा जा रहा है उसके अंतर्गत बहुत कुछ मेरी अपनी कविताएं भी महज बकवास हैं। पंक्तियों को छोटी बड़ी कर देना, मनमाने तौर पर लय को बदल देना, मेरा आत्मसात किए हुए नई उपमा उत्प्रेक्षाओं या बिंबों को परेशान पाठकों के सम्मुख ठेल देना, ये तथा इसी प्रकार के अनेक दोष आज की अनेक कविताओं में दिखाई देते हैं। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हम हृदय मंथन करें, सोचें कि कहीं हम ऐसे बिंदु पर तो नहीं बने हुए हैं जिसके लिए मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखा था, द वन डाइंग, द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। एक युग मर रहा है पर एक दूसरा युग जन्म ले रहा है, जन्म लेने में असमर्थ है। एक युग मर रहा है लेकिन दूसरा युग जन्म लेने में असमर्थ है। नई हिंदी कविता में मुझे एक और भी भ्रांति दिखाई दे रही है।
नए और यथार्थ के चित्रण के नाम पर इस प्रकार की पंक्तियां लिखी जा रही हैं, जैसे अस्पताल, क्लब, व्यायामालय, साड़ी, ब्लाउज, फ्रॉक, कमीजें, कुश्ती, दंगल, मैच, तमाशे। ऐसी परिगणना न तो हमारे समूह कोई प्रभावशाली बिंब ही उपस्थित करती है, न आज के जीवन यथार्थ के प्रति कोई रागात्मक उत्तेजना ही उत्पन्न करती है। आज पूछेंगे कि नई कविता का कथ्य क्या है? क्या वह आज का यथार्थ ही नहीं है? कहूंगा कि हाँ, वह है, पर केवल वही है यह मैं नहीं मानता। कवि की संवेदनशीलता देश कालातीत हो सकती है, वह परिभू और स्वयंभू हो सकता है, वह बीते कल के यथार्थ से भी संपृक्त हो सकती है और आने वाले कल की संभावनाओं से भी। हाँ, ये अवश्य है कि कवि कोरा काल्पनिक या मानव परिमानव नहीं है, वह प्रमुखतः आज का जीवित, जागृत, राग विराग युक्त प्राणी है। वह आज के जीवन, चिरंतन द्वंद्व सभी में जीता है, सभी को भोगता है, सभी से प्रतिकृत होता है, कुछ से शरीर द्वारा, कुछ से संवेदित व्यक्तित्व द्वारा। इसी से आज के जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति ही आज के कवि की प्रधान और सच्ची अभिव्यक्ति है। ऐसी अभिव्यक्ति के लिए वह निरंतर सचेष्ट है, निरंतर प्रयोगशील है, निरंतर अन्वेषी है। यह अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होकर भी समष्टि से संश्लिष्ट हो सकती है और समष्टिगत होकर भी व्यक्ति की अनुभूति हो सकती है। एक अंतिम निवेदन, त्रिपाठी जी लिखते हैं, एक अंतिम निवेदन। मेरा अविश्वास है कविता दर्शन नहीं है, अध्यात्म नहीं है, मतवाद नहीं है, सर्वोपरि वह अभिव्यक्ति है जो पाठक को उद्वेलित करती है। इस उद्वेलन के प्रभाव में आप आनंदित भी हो सकते हैं और क्षुब्ध भी हो सकते हैं। क्या खूबसूरत बात कही इन्होंने। ऐसी अभिव्यक्ति मैंने जिसको पढ़ करके आप में आनंद की लहर भी हो सकती है, क्षोभ भी हो सकता है, लेकिन उद्वेलन जरूर होगा। आप में प्रेम जाग सकता है, घृणा भी, आप क्रांति में भी प्रवृत्त हो सकते हैं और समाधि में भी। पर आनंद, प्रेम, घृणा, क्रांति, समाधि, इनमें से एक भी कविता का साध्य नहीं है। दूसरे शब्दों में सभी कुछ साध्य है। कवि तो मानव पनडुब्बी है जो वर्तमान के अनुकूल सागर में डूबकर तल में स्थित सीपी का मुंह चीर कर मोती निकाल ले आती है और आपको सौंप देती है। अब आप चाहें तो उस मोती को अपनी मेज पर सजाकर उसे निर्निमेष देखते रहें, चाहे उसे अपनी प्रिया के आभूषणों में टंकवा दें, चाहे उसे बेचकर बैंक बैलेंस बढ़ा दें। कविता का साध्य तो यथार्थ का तन स्पर्शी, सुंदर और प्रेषणीय चित्रण है। सेसिल डे लुइस का एक कथन है जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। कविता यथार्थ को संवेदना और सहयोग प्रदान करने का एक मार्ग है। कविता यथार्थ का सृजन केवल इसी अर्थ में करती है कि वह अपनी उपलब्धि को नए रूपों में पुनः संयोजित करती है। यथार्थ से इतर कोई काल्पनिक अथवा भावात्मक उपलब्धि जिस कविता का साध्य हो, जैसा कि आज की अधिकांश आध्यात्मिक कविता का है, तो यह यथार्थ से इतर कोई काल्पनिक अथवा भावात्मक उपलब्धि जिस कविता का साध्य हो, वह दर्शन या चिंतन या साधना की प्रभु विष्णु अभिव्यक्ति भले ही हो, पर मैं उसे कविता नहीं मान सकता। ये प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी का वक्तव्य है। तीसरा सप्तक में आपके सामने पुस्तक है, तीसरा सप्तक। तो इसके अगले भाग में हम इनकी एक एक करके कविताओं की चर्चा करेंगे। यहां पर लेते हैं विराम। नमस्कार।